सिम्टम देखेंगे हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया, ये अनदर सिम्टम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन का लॉस हो रहा था यूरिन के द्वारा, मोर देन 3 ग्राम पर डे लॉस हो रहा है। तो इससे क्या होगा, एल्ब्यूमिन शरीर में कम हो जाएगा। जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया, जितना एल्ब्यूमिन शरीर में होना चाहिए उससे बहुत कम हो गया। तो आप समझ गए कि क्यों कम हो गया, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया क्यों होगा, क्योंकि लॉस ऑफ मोर देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर एल्ब्यूमिन पर डे। नेक्स्ट सिम्टम है एडीमा। तो मैंने बताया एडीमा क्यों होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडीमा क्यों होगा, क्योंकि आपने देखा बहुत सारा प्रोटीन का लॉस हो गया, प्रोटीन जो है ब्लड से निकल गया, तो उसका ऑन्कोटिक प्रेशर, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत कम हो गया, जिसके चलते सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लगा। और सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा तो एडिमा होगा। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कैसा एडिमा होगा, ये यूजुअली पेरिफेरल एडिमा, बट इन चिल्ड्रेन फेशियल एडिमा मे बी मोर प्रोमिनेंट। समझ गए, ये पेरिफेरल एडिमा ध्यान रखिएगा, है ना। अगर पेरिफेरल एडिमा देखने को मिले तो समझ जाइए यहाँ नेफ्रोटिक सिंड्रोम या किडनी डैमेज या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है जिसके चलते एडिमा हो गया है। तो ये मेन डिफरेंस है, एडिमा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में एडिमा होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा लॉस होता है। ग्लोमेरुलर डैमेज होने से प्रोटीन बहुत ज़्यादा फिल्टर होकर निकल जाता है शरीर से बाहर, जिसके चलते इसमें एडिमा होता है, शरीर फूल जाता है ना, पेरिफेरल एडिमा हो जाता है। लेकिन नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ऐसा नहीं था। दोनों में ये मेन डिफरेंस है, एडिमा हो रहा था लेकिन माइल्ड एडिमा, फिर ठीक भी हो जाता है उसमें, लेकिन इसमें ये पेरिफेरल एडिमा जो कि बढ़ता ही चला जाता है। नेक्स्ट सिम्टम है हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया मतलब क्या हुआ, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड इन द ब्लड। आप जानते हैं ब्लड में अगर लिपिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए इसमें किस तरह का लिपिड बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। देयर इज इंक्रीज्ड ब्लड लेवल ऑफ टोटल लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, VLDL एंड LDL, है ना, ये बढ़ गया। अब देखिए VLDL कैसा है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये सब फ्लोटिंग फैट है। फ्लोटिंग फैट मतलब ब्लड में इधर उधर घूमता रहता है, इसका जल्दी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इससे एनर्जी का प्रोडक्शन जल्दी नहीं होता है, ये लो डेंसिटी है, ये फ्लोटिंग फैट है, ब्लड में तैरता रहता है और कहीं जा कर के ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, किसी भी ब्लड वेसल्स में जाके जाम हो जाता है। समझ गए। तो ये बहुत डेंजर कोलेस्ट्रॉल होता है, कौन सा, है ना, ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, VLDL, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना, ये सब बहुत डेंजर कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है। आप जानते हैं अपने शरीर में 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल, कई तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिससे हमको एनर्जी मिलता है ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL जिससे एनर्जी मिलता है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, लो हो जाता है ना, लो ब्लड लेवल ऑफ HDL। जिसका ज़रूरत है वो कम हो गया और जिसका ज़रूरत नहीं है वो शरीर में बहुत ज़्यादा हो गया, ब्लड को थिक कर दिया और ब्लड वेसल्स में कहीं भी जा कर के ये क्लॉट कर सकता है, ब्लड के सर्कुलेशन को कम कर देता है। तो ये हाइपरलिपिडेमिया डेंजर लिपिडेमिया है। अब देखिए लिपिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये यूरिन के द्वारा भी शरीर से बाहर निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे, लिपिड यूरिया, है ना। आपने देखा कि लिपिड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, है ना, तो ये यूरिन के द्वारा भी शरीर से बाहर निकल रहा है, इसको बोलेंगे लिपिड यूरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या सिम्टम्स है, हाइपर कोआगुलेबिलिटी। अब देखिए हाइपर कोआगुलेबिलिटी क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोआगुलेबिलिटी मतलब ब्लड का जमना, थक्का हो जाना। तो क्यों इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ब्लड थक्का क्यों हो जाता है, क्यों जम जाता है ना, इसमें कौन कौन सा कहाँ ब्लड वेसल्स में जम जाता है, तो मोस्टली कॉमनली, है ना, आर्टेरियल और वीनस थ्रोम्बोसिस, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, है ना, ये सब कॉमन प्लेस है जहाँ पर एम्बोलिज्म हो सकता है। इसका बहुत सारा फैक्टर, एक तो आपने फैट के बारे में देखा, दूसरा और क्या हो सकता है, इंक्रीज्ड यूरिनरी लॉस ऑफ एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर 3। समझ गए, ये एंटी थ्रोम्बिन है,
ये थ्रोम्बिन नहीं है, आपने पढ़ा थ्रोम्बिन है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये सब क्लोटिंग फैक्टर था, लेकिन यहाँ एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर जो कि ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है ना, ये बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अब देखिए लीवर से एक चीज़ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होता है, क्या? हाइपर फाइब्रिनोजेनेमिया। हाइपर फाइब्रिनोजेनेमिया क्या है? फाइब्रिनोजेन का एक्सेस प्रोडक्शन होना, जिसके चलते भी ब्लड कोगुलेट हो रहा है, ये लीवर से सेक्रेट हो रहा है। डिक्रीज्ड फाइब्रिनोलाइसिस मतलब फाइब्रिन को तोड़ने वाला एंजाइम फाइब्रिनोलाइसिस, ये भी कम हो गया है। इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड अल्टर्ड लेवल ऑफ प्रोटीन सी एंड एस, है ना। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जिसके चलते ब्लड का कोआगुलेबिलिटी बढ़ गया और ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर मतलब ब्लड जो है क्लॉट हो रहा है। आपने देखा बहुत ज़्यादा ब्लड में आर्टेरियल या वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो ये सब आपने देखा एक्यूट नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे नेफ्राइटिक सिंड्रोम का, उसके बाद कॉजेटिव फैक्टर, फिर क्लिनिकल फीचर। उसी तरह नेफ्रोटिक सिंड्रोम का भी पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर कॉजेटिव फैक्टर, उसके बाद कुछ सिम्टम्स जो अभी मैंने बताया। अब आइए थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी देख लें, दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो आपने देखा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक में क्या हुआ? ग्लोमेरुलर डैमेज। ग्लोमेरुलस जो है फिल्ट्रेशन, फिल्टर जहाँ से कि ब्लड फिल्टर होता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? ये जो फिल्टर मैकेनिज्म है जहाँ से कि ये फिल्टर हो करके है ना रीनल ट्यूब्यूल्स में, ये नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में आता है फिल्ट्रेशन, ये ट्यूब्यूल्स डैमेज हो जाता है, समझे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये ट्यूब्यूल्स अगर ये ग्लोमेरुलस अगर डैमेज हो जाए तो बहुत सारा चीज़, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, है ना। आप जानते हैं कि यहाँ प्रोटीन फिल्टर नहीं होता है, प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये फिल्टर नहीं होता है, ये फिर से वापस एफेरेंट आर्ट्रियोल्स के द्वारा वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये चूँकि डैमेज हो गया, फिल्टर मैकेनिज्म डैमेज हो गया, तो बहुत सारा सब्सटेंस फिल्टर होकर के इस यूरिन में चला जाता है, समझ गए। इस तरह से यूरिन में, और चूँकि ये लार्ज मोलिकुलर सब्सटेंस है, इसलिए इस सब चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन भी ब्लड में वापस नहीं होता है, समझ गए। तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसलिए ये सारा चीज़ जो फिल्टर हो गया यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। और नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या हुआ? सिर्फ इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग होता है, ये डैमेज नहीं होता है ना, बहुत कम डैमेज होता है, ठीक है, जो कि बाद में हील हो जाता है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ग्लोमेरुलर डैमेज हुआ, जिसके चलते प्रोटीन यहाँ से लीकेज होता है, और प्रोटीन लीकेज होगा तो ये इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर अगर कम हो गया तो क्या होगा? ये सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लगेगा, जिसके चलते है ना सोडियम और वाटर का फिर से रीअब्जॉर्प्शन, ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होने लगता है, ये वापस ब्लड में चला जाता है, जिसके चलते यूरिन कम बनता है और शरीर में वाटर का और सोडियम का रिटेंशन होने से, जमा होने से एडिमा हो जाता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन करेंगे, है ना, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम और एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम, है ना। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन यूरिया किस में होगा? प्रोटीन किस में लॉस होगा? जिसमें ग्लोमेरुलर डैमेज होगा। किस में डैमेज होता है? नेफ्रोटिक में। तो इसमें हैवी प्रोटीन यूरिया होगा, मोर देन 3 ग्राम पर डे। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में इसमें ग्लोमेरुलस डैमेज नहीं हुआ है, इसलिए माइल्ड प्रोटीन यूरिया लेस देन 3 ग्राम पर डे। हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया, एल्ब्यूमिन कम किस में होगा, है ना, तो इसमें प्रेजेंट होगा नेफ्रोटिक, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्लोमेरुलर डैमेज हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन का लॉस हो रहा है, तो इसमें एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा यूरिन से बाहर चला जाएगा, है ना। तो ब्लड में एल्ब्यूमिन का मात्रा कम हो जाएगा, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया हो जाएगा। इसमें प्रोटीन का लॉस कम होता है, इसलिए हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया नहीं देखने को मिलेगा। एडिमा किस में होगा? मार्क्ड एडिमा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, जनरलाइज्ड एडिमा, पेरिफेरल एडिमा, है ना। लेकिन इसमें एडिमा नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन का लॉस नहीं हो रहा है और वाटर का रिटेंशन भी नहीं हो रहा है, इसलिए एडिमा अनकॉमन, माइल्ड इन लूज टिश्यू सिर्फ।
अच्छा, एक चीज़ और देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एडिमा, क्यों इसमें एडिमा होगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में? तो मैंने बताया अभी, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, प्रोटीन का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके चलते सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा। इसमें नेफ्राइटिक सिंड्रोम में सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो रहा है, इसमें ऑन्कोटिक प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन माइल्ड सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो रहा है, और सिर्फ आपने देखा लूज टिश्यू में ही स्वेलिंग हो रहा है, सभी जगह पेरिफेरल एडिमा नहीं मिलेगा इसमें। नेक्स्ट आइए हिमेचूरिया। हिमेचूरिया इसमें एब्सेंट होगा, और इसमें किसमें? नेफ्राइटिक सिंड्रोम में प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसके चलते इरोजन हो जाएगा, अंदर जो है बैक्टीरिया इसको छील देता है, जिसके चलते घाव हो जाता है, और इससे प्रोटीन का ये ब्लड का लॉस हो रहा है, इससे कभी कभी ब्लड यूरिन में देखने को मिलता है। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हिमेचूरिया रहेगा, नेफ्रोटिक में एब्सेंट होगा। हाइपरटेंशन, किस में हाइपरटेंशन होगा? प्रेजेंट इन एडवांस डिजीज में इसमें हाइपरटेंशन होगा, लेकिन नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हाइपरटेंशन प्रेजेंट होगा। हाइपरलिपिडेमिया, आपने देखा अभी, लिपिड ज़्यादा किस में होगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। मैंने बताया क्यों होगा, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में एब्सेंट होगा। लिपिड यूरिया, यूरिन के द्वारा लिपिड किस में पास होगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्राइटिक में एब्सेंट होगा। ओलिग यूरिया प्रेजेंट इन एडवांस स्टेज, और नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ये प्रेजेंट रहेगा शुरू से ही। हाइपर कोआगुलेबिलिटी, ब्लड का बहुत जल्दी जमना और थक्का होना, किसमें आपने देखा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ब्लड जो है जम जाता है, जल्दी थक्का हो जाता है ना? आपने देखा, अभी मैंने बताया बहुत सारा कॉजेटिव फैक्टर जिसके चलते ब्लड क्लॉट हो जाता है बहुत जगह, लेकिन नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ये एब्सेंट होगा। तो ये मैंने दिखाया आपको, है ना, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछ चुका है अभी तक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, ठीक है। और छोटा सा नोट्स भी बना लीजिएगा इसका।